नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी घमासान लगातार जारी है और इसी सियासी घमासान में बीजेपी की पोल भी खुलती नजर आ रही है और कह सकते हैं कि बिहार में तो प्रधानमंत्री मोदी की लुटिया डूबी रही है क्योंकि सहयोगियों को गच्चा देना अब भारी पड़ गया है। लेकिन यही नजारा फिलहाल दिल्ली में भी दिख रहा है और दिल्ली में भी अब बीजेपी की जो कारनामे है उसकी पोल खुल रही है। तो इसी सभी मुद्दे पर बातचीत होगी। हमारे साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के संपादक संजय सर भी जुड़ चुके हैं, उनसे ही जानकारी लेंगे और जितने भी सियासी घमासान इस वक्त चल रहे हैं, चाहे वो बिहार में हो या फिर दिल्ली में, उस पर जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले आपसे आज के सबसे बड़े मुद्दे पर बातचीत करेंगे क्योंकि आज अगर देखें तो केजरीवाल पर फिर से हमला हुआ है और आम आदमी पार्टी लगातार यही आरोप लगाते आई है कि बीजेपी ही हमला करवा रही है और अपने गुंडों से हमला करवा रही है। इससे पहले भी कई बार आरोप लगे हैं सर, इस बार भी काफी ज्यादा ये माहौल गर्म होता दिख रहा है और चुनाव बहुत ही सिर पर है। ठीक है प्रगति, और मैं ये मान ही रहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ ये होना ही होना है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के लिए कोई सबसे बड़ा चुनौती बना था, या ये कहूँ कि मोदी जी के स्वाभिमान को किसी ने सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाई थी तो वो अरविंद केजरीवाल थे। मैं अरविंद केजरीवाल का जब इंटरव्यू कर रहा था, मैंने उनसे कहा भी, वो अरविंद केजरीवाल मुझसे बोले नहीं हम किसी पे व्यक्तिगत हमला नहीं करते। तो मैंने कहा विधानसभा में आप बोलते हो रिकॉर्ड होता है, जिंदगी भर रहता है वो। आप विधानसभा में चौथी पास राजा की कहानी सुनाएंगे और राजा आपको 5 स्टार में खाना खिलाएगा, ये तो संभव नहीं है, वो भी मोदी जैसा राजा। तो जाहिर है कि उनका बीजेपी का ये टारगेट था कि आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उन सबको हम जेल में डालेंगे। हुआ भी है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, सबको जेल में डाला गया। लेकिन ये पार्टी पता नहीं किस मिट्टी से बनी है, टूटी नहीं। मतलब और कोई पॉलिटिकल पार्टी होती इतने बड़े हमले में, इतने ताकतवर लोगों में टूटती, लेकिन टूटी नहीं। दिल्ली में केजरीवाल इनसे भी 4 कदम आगे निकले। उन्होंने पुजारी ग्रंथ स्कीम चला दी, पुजारियों को पैसे दे दिए। उन्होंने हिंदू कार्ड जो होता है वो खुद हनुमान चालीसा करने बैठ जाते हैं, वो हिंदू वाली बातें करने बैठ जाते हैं। तो जो बीजेपी का कार्ड था वो केजरीवाल ने बहुत अच्छी तरह से चल दिया। और आज जो वीडियो जारी किया है अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने, साफ साफ पत्थर मारते हुए दिखाई दे रहा है आदमी। तो दिल्ली पुलिस नेचुरली गृह मंत्रालय के अंडर में है, लेकिन ऐसी चीजें अगर तुम डराने के लिए करोगे तो केजरीवाल को ये चीजें फायदा पहुंचाएगी प्रगति। और सेंटिमेंट्स आज दिल्ली के देखे कल हमले के बाद वो केजरीवाल के पक्ष में और ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सर, इसी को लेकर एक और सवाल रहेगा क्योंकि इससे पहले भी सर हमला हुआ है केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी तो लगातार यही आरोप लगाती है कि बीजेपी अपने गुंडों से हमला करवाती है और इस वक्त चुनाव बहुत ही ज्यादा सिर पे है। तो ये अगर हमला हुआ है तो किस तरह से ये आम आदमी पार्टी के फेवर में जा सकता है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के फेवर में ये चीजें दिख रही हैं अभी दिल्ली की, अगर हम जमीनी मुद्दों को देखें तो। और ये मुद्दा कितना गर्मा सकता है? देखो प्रगति, ये बात सब जानते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था खराब ही नहीं, बहुत खराब है। लगातार केजरीवाल कहते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जिम्मेदार है। अमित शाह के अंडर में गृह मंत्रालय आता है, गृह मंत्रालय के अंडर में दिल्ली पुलिस आती है। और दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे अगर इस तरह हमले हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं, कभी कभी बड़ी घटना इधर घटती है, कहीं उधर घटती है, और केजरीवाल जिनको थ्रेट है, काम भर की थ्रेट है, और उस थ्रेट के बाद में अगर इस तरह पत्थर फेंके जाते हैं उनकी गाड़ी पर। और ये पहला मामला नहीं है, महाराष्ट्र के चुनाव में भी हमने देखा था। महाराष्ट्र के चुनाव में पूर्व गृह मंत्री था, उसकी गाड़ी में पथराव हुआ था। और अब केजरीवाल पे अगर इस तरह पत्थर फेंके हुए तो केजरीवाल की पार्टी इस पत्थर को लपकना उनको आता है। जो कल से आम आदमी पार्टी ने सेंटीमेंट्स वाला कार्ड खेला है, भाजपा को लग रहा होगा कि गलती हो गई अगर उसने कराया है। ये पत्थर बीजेपी के सपनों पर पड़ा है और इस तरह के हमले होंगे तो आम आदमी पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचने वाला है, मुझे लगता है ऐसा। कम से कम दिल्ली में तो लगता ही है ऐसा। बिल्कुल, और दिल्ली में दमखम के साथ चुनावी बिगुल बजाते हुए आम आदमी पार्टी नजर भी आ रही है और कह सकते हैं सर कि प्रधानमंत्री मोदी जी की इस वक्त लुटिया डूब रही है। और यही जो लुटिया है, ये जो दिल्ली में डूबी है, इससे पहले अगर हम कहें तो बिहार में भी वही हाल दिख रहा है। और बिहार में तो इस वक्त सियासी घमासान ज्यादा देखने को मिला है और आज राहुल गांधी भी बिहार पहुंचे थे इंडिया गठबंधन को संजीवनी देना। तो क्या लगता है बिहार का सियासी माहौल क्या देखने को मिलेगा? देखो, राहुल गांधी ने जिस तरह देश में अपनी इमेज अच्छी करी है, 2 यात्राएं निकालकर एक बड़ा एक राजनेता के रूप में स्थापित हुए हैं। और मैं कहूंगा कि राहुल गांधी के अंदर पता नहीं कौन सी जिजीविषा है, कौन सी बहादुरी है। किसी इंसान को पप्पू साबित करने में संघ ने और भाजपा ने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए होंगे, ऐसा आरोप है। लेकिन वो आदमी बोला ही नहीं है, पप्पू नाम पे सुनता रहा, बोलता रहा, हंसता रहा। और जब भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी निकल के आए और राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व सामने आया, उसे पूरी बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए। जिस तरह राहुल गांधी बिहार में पहुंचे और जो वहां पे सरगर्मियां तेज हुई हैं, उसकी घंटी बजने लगी दिल्ली में। लोग ये कहते हैं ना, यहाँ बटन दबाओगे घंटी बजी पाकिस्तान में। तो राहुल गांधी की जो घंटी वहां बिहार में दबी है, उसकी गूंज जो है दिल्ली सिंहासन को लग रही है।
और बिहार में जिस तरह लगातार नीतीश को लेके बातें हो रही हैं, एक फिलॉसफी में कहा जाता है कि जहां पे धुआं होता है वहां आग जरूर होती है। ऐसा नहीं होता कि बिना आग के धुआं हो जाए। तो नीतीश की जो अब तक का व्यक्तित्व है, जो कृतित्व है, वो उसमें देख के लगता है कि कहीं कुछ चचा नीतीश फिर गड़बड़ करने वाले हैं। ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारे में है। कब करेंगे, क्या करेंगे, ये कह नहीं सकते। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों नहीं चाहते हैं कि बीजेपी मजबूत हो। तो लोग एक ये खेमा ये भी कह रहा है कि नीतीश को जब बहुत कमजोर में थे तो लालू ने सेंटीमेंट्स का कार्ड चला कि भाई नीतीश हमारी तरफ आ रहे हैं, जिससे बीजेपी प्रेशर में आ जाए। लालू चाहते नीतीश मजबूत हो, नीतीश चाहते लालू मजबूत हो, लेकिन बीजेपी की एंट्री ना हो। तो ये बीजेपी बिहार में भी जिस तरह घिर गई है वो आसान नहीं है। और मोदी जी की उम्र बढ़ रही है, पार्टी के अंदर तरह तरह के नेतृत्व पे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मोदी के लिए ये रास्ता आसान नहीं है। दिल्ली और बिहार एक बहुत मजबूत तरीके से ताकत के साथ मोदी के सामने खड़े हो गए। प्रगति बिल्कुल सर, और देख सकते हैं जैसे कि हमने महाराष्ट्र का भी जो भी चुनाव हुआ वो भी कवर किया, फिर हरियाणा का भी हमने देखा सर। तो ये दोनों जगह बीजेपी के लिए नाक का सवाल थी, और इस वक्त बिहार भी नाक का सवाल बना हुआ है, और दिल्ली भी। और दिल्ली में सर ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास कोई इस वक्त उतना मजबूत चेहरा नहीं है, जिसे लेकर, जैसे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस थे, उनको लेकर काफी दमखम के साथ चुनावी बिगुल बजाया गया, लेकिन दिल्ली में इस वक्त बीजेपी भी काफी कमजोर नजर आ रही है। और एक तरफ से अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस किस तरह से इस वक्त चुनावी मैदान में आपको दिख रही है? देखो, दिल्ली में एक अरविंद केजरीवाल ने महाराष्ट्र और हरियाणा में जो गेम खेला था वो दिल्ली में गेम खेलने से पहले उसका भंडाफोड़ कर दिया। केजरीवाल ने बता दिया कि ये लोग गेम क्या खेलते थे। वो हरियाणा में भी खेला, वो महाराष्ट्र में भी खेला। वो गेम खेलते थे कि एक विधानसभा में 7-8-10 हजार वोट दूसरी पार्टी के कटवा दो, अपने वोकल वोट बढ़वा दो। अब किसी को सब ईवीएम पे दिमाग लगा रहते थे, इधर वोटर लिस्ट में लंबा खेल हो जाता था। लेकिन केजरीवाल ने सबूत के साथ दिखा दिया कि देखो, मेरी विधानसभा में इतने वोट कटवाए जा रहे हैं, इतने वोट जोड़े जा रहे हैं, और बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया। अब दिल्ली का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि मोदी को, कि अगर ये सब पोल खुलने के बाद दिल्ली हारते हैं तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। कांग्रेस के दिल्ली में सवाल इसलिए खड़े हुए कि ये बात सही है कि कांग्रेस मुकाबले में नहीं है। कांग्रेस का वोट 4.5% के आसपास था, लेकिन कांग्रेस बेहतर कर रही है। राहुल गांधी की एंट्री के बाद और बेहतर किया उसने, लेकिन 4.5% का वोट वो 15% तक पहुंचा देगी, इसकी संभावना कम लगती है। जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं उन सबका कहना है कि अगर कांग्रेस 10% से नीचे वोट शेयर ले आती है अपना, 4.5 से बढ़ जाए लेकिन 10 से कम रह जाता है, अगर ऐसी स्थिति होगी तो केजरीवाल 55 सीटों पे आएंगे। कांग्रेस 15% तक वोट ले आती है तो बीजेपी के लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। कांग्रेस 15% से ऊपर चली जाएगी, यह कोई सोच नहीं सकता। तो असली लड़ाई यही कि अगर कांग्रेस का जो आज की तारीख में अभी जो सीन है वो कांग्रेस 7-8% वोट शेयर पे खड़ी हुई दिखती है, ऐसा लोगों का मानना है। और 7-8% वोट शेयर अगर कांग्रेस ले रही है, इसका मतलब केजरीवाल 50 सीटों से ऊपर जा रहे हैं। तो कांग्रेस का वोट शेयर कितना रहता है, इसके ऊपर कांग्रेस का भविष्य टिका है। हालांकि सवाल ये भी खड़े हुए कि जब इंडिया गठबंधन है, केजरीवाल मजबूत सहयोगी हैं, तो आप क्यों लड़ रहे हो वहां पे। लेकिन कांग्रेस के लोगों का कहना यह था कि केजरीवाल ने हमारा वोट बैंक अपने ट्रांसफर किया है, पहले हम ये वोट बैंक लेंगे, फिर हम पंजाब में वोट बैंक लेंगे। तो जाहिर है कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन जितना इंडिया गठबंधन के साथी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, शरद पवार हो, ममता जी हो, स्टालिन हो, वो सबके सब केजरीवाल के साथ हैं। तो एक मैसेज तो यह है कि सेक्युलर ताकतों के लिए कि बीजेपी को हराना है तो केजरीवाल को मजबूत बनाना है। तो ऐसे में दिल्ली के लोग अपना वोट खराब करेंगे, इसकी मुझे उम्मीद कम लग रही है। सीधा सीधा लगता है कि या तो बीजेपी के पक्ष में या बीजेपी के खिलाफ। तो बीजेपी के खिलाफ है तो नेचुरली केजरीवाल ही बीजेपी को रोक सकते हैं, तो शायद आम आदमी पार्टी को इसका फायदा भी मिलेगा। बिल्कुल, और सर कह सकते हैं कि इस वक्त कांग्रेस भी अपना सियासी जमीन वहां पर तलाश रही है। लेकिन एक और मुख्य मुद्दा इस वक्त उठा था सर कि जैसे ही चुनावी तारीख पास में आए और कह सकते हैं कि ईडी को फिर से सक्रिय कर दिया गया और गृह मंत्रालय की ओर से केस को दोबारा चलाने की बात भी शुरू हो गई, तो ये चीजें जब चुनाव पास में आने लगा तभी, क्योंकि बीजेपी को हार का डर तो अब सताने लगा है, क्योंकि पहले से आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है, और ये सब करके तो और चीजें साफ हो गई है। देखो, ये बड़े प्रैक्टिकल और बड़ी हकीकत बात यह है कि ये देश का बच्चा जान चुका है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जैसे ही चुनाव पास आएगा ये सब सक्रिय हो जाएंगे। ऐसा साहब की एक जेब से ईडी निकली, एक जेब से सीबीआई निकली, एक जेब से इनकम टैक्स निकला, तो लोग अब ये समझते हैं कि ईडी की जो कार्रवाई है 4-5% मामलों में केवल सजा हो पाई है, सब केस छूट जाते हैं ईडी के। तो जाहिर है ईडी जिस तरह इस्तेमाल करेगी उतना पॉलिटिकल पार्टी मजबूत होंगी। झारखंड उदाहरण सामने है, सोरेन को जेल भेजा था, क्या शानदार वापसी हुई। तो अब लगता है केजरीवाल पे अगर आप ये प्रयोग करोगे उनको डराने के लिए, ईडी है, सीबीआई, इनकम टैक्स है,
तो आपको बाउंस बैक करेगा, केजरीवाल को फायदा होगा। कम से कम चुनाव तक साहब को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। केजरीवाल की टीम को पता है कि भावनात्मक मुद्दे कैसे उभारे जाते हैं, तो अगर इस तरह का मौका दोगे तो केजरीवाल एंड पार्टी सिक्स मारेगी, छक्का मारेगी, तो परेशानी कम से कम बीजेपी को ही होगी। सर, इन सब चीजों को लेकर हम कहें तो ये तो सियासी हलचल है और ये राजनीतिक तौर पर चीजें उठाई जा रही है, लेकिन एक चीज उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र करने की कोशिश करें तो यहाँ पर महाकुंभ को लेकर काफी हाइप किया जा रहा है और इस चीज का फायदा बीजेपी उठाती हुई भी नजर आ रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि इनको फायदा हो सकता है क्योंकि देश में ही नहीं विदेशों में भी इसका डंका बजाने की कोशिश हो रही है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि महाकुंभ को लेकर बीजेपी पूरे डंके के साथ कह रही है कि लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है और लोग इसके तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं। मैं तो अभी तक एक चीज समझ नहीं आया प्रगति, टीवी चैनल पे खबर चल रही थी एक दिन कि 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, 15 मिनट बाद उसी चैनल पे चल रही थी 2 करोड़ हो गए। हाँ। फिर चल रही थी कि अब शाम तक 3 करोड़ होने की संभावना है। तो मैं ये समझ रहा था कौन सी मशीन दी है जो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ ये चीजें गिन लेते हैं। नंबर एक बात। नंबर 2 बात, कुंभ की अव्यवस्थाओं की जितनी तस्वीर सामने आ रही है वो बड़ी शर्मनाक है। 5-6 हजार करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं आप, खुले में आसमान के नीचे लोग सो रहे हैं। ये सरकार के लिए बहुत चिंता की बात है, कहाँ गए वो रुपया। कुंभ में लोगों के आवागमन के लिए खाने पीने की परेशानी पैदा हो रही है। कुंभ में जो साधु संतों की पीड़ा है, एक साधु का मैं वीडियो देख रहा था, एक ठेकेदार के पास में गया नल लगाने के लिए। ठेकेदार इतने खराब स्थिति में आ चुके हैं कि उसने उस साधु की मेहनत की पिटाई कर दी। सोच सकती हैं आप, कुंभ के अंदर में कोई ठेकेदार किसी मेहनत को पीट सकता है, साधु को पीट सकता है। इस तरह की चीजें हैं जो कुंभ के माथे पर दाग लगा रही है। कुंभ एक बड़ा पर्व है और महाकुंभ 144 साल बाद आता है, लेकिन केवल ब्रांडिंग में केवल आप मीडिया को हजारों करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए दे दो कि कुंभ की अच्छी अच्छी खबरें दिखाए। हकीकत यह है कि कुंभ में बहुत अव्यवस्थाएं हैं। उससे भी खतरनाक बात यह है कि पिछली बार जो अर्धकुंभ था, जिसको कुंभ नाम दे दिया गया 6 साल पहले, उसमें कैग ने कहा कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। एक विजय किरण एक अफसर थे, उनके ऊपर आरोप लगाया गया था, कैग की रिपोर्ट हाउस में रखी गई थी, लेकिन अफसोस कि उन्हीं विजय किरण को फिर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई। कुंभ में फिर घोटालों की खबरें आने लगी। तो कुंभ जैसी पवित्र जगह पे भी अगर आप घोटालों की बू आएगी, घोटाले सामने आएंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने इंट्रो में ही कहा कि लगातार पोल खुलती जा रही है और चीजों को लेकर और चीजें साफ हैं कि अगर हम कहें सियासी चीजों की तो उसमें भी पोल खुल रही है और महाकुंभ को लेकर भी हमने बातचीत की तो वहां पर भी पोल खुलती हुई दिख रही है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि इन पोल खुलने के बाद भी बीजेपी और क्या रणनीति अपनाती है, क्योंकि इस वक्त नाक का सवाल है दोनों जगह। अगर हम बिहार की बात करें या दिल्ली की, फिलहाल आपने पूरी सियासी जानकारी दी है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ सर जुड़े हुए थे और सर ने पूरी जानकारी दी, क्योंकि सियासी जमीन पर जो हकीकत निकलकर सामने आ रही है, चाहे हम कह ले वो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर या दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, सबकी पोल पट्टी बीजेपी की किस तरह से खुल रही है, सारी जानकारी हमें मिल चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि महाकुंभ को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और कह सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ तमाम बीजेपी नेता हाइप बनाते हुए चले आ रहे थे, उसकी भी जमीनी हकीकत क्या है ये भी हमने आपके सामने रखी है। तो इन सभी मामलों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए और बातचीत हमारी कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।